गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और कैसे हो बेटा? और जो है इससे पहले मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाया, पार्टिकल स्कैटरिंग। और वहाँ से जो है रदरफोर्ड मॉडल में कमियाँ क्या रहीं, इसको सुधार करते हुए जो साइंटिस्ट थे नील बोहर, उन्होंने सन 1913 में उसी परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, उसमें जो थ्योरी यूज़ की है वो थ्योरी यूज़ की थी उन्होंने क्वांटम थ्योरी को लगाकर। उनके जो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रहीं उनको दूर किया। जैसे उन्होंने कहा था कि जो कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की, उन्होंने कहा कि जो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, मतलब जो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फिर कहा कि रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, वहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो स्टेबिलिटी एटम की है उसकी व्याख्या नहीं सही से कर पाए, और जो लाइन स्पेक्ट्रम थी और इसकी भी व्याख्या सही से नहीं कर पाए। लेकिन रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेनेशन किया था, जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा कणों के विकिरण का प्रयोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका इन्होंने बहुत अच्छे से आकलन किया, अच्छे से डाटाज दिए और वो सफल भी रहे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कमियाँ रही कि इनके परमाणु में स्थायित्व के संबंध और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। इस कमियों को किसने दूर किया? ये जो साइंटिस्ट थे हमारे नील बोहर ने। नील बोहर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपनी 3 परिकल्पनाएं दी, और उन्होंने 3 परिकल्पनाओं में क्या कहा कि जो सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग जो होगा h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब h/2π का पूर्ण गुणज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बी रिवॉल्व एंड बी ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब किसका होना चाहिए कोणीय संवेग मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का। यहाँ पर बात करते हैं जो एच है, एच क्या है, व्हाट इज द एच, मतलब प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लांक यूनिवर्सल कांस्टेंट। इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v m and its revolving with the velocity v is orbit radius r, then angular momentum will be AMBR according to Bohr postulate P। तो AMBR इज इक्वल टू NH/2π। मतलब पहली परिकल्पना जो उनकी हुई है कि जो AMVR इज इक्वल टू NH/2π, और उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो AN है ये आपका इंटीजर है, जैसे हमने 1 2 3 एंड इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। This equation is called quantization, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। एक बात यहाँ पर है कि जो यहाँ पर ऑर्बिट होंगे, यहाँ पर स्टेबल ऑर्बिट होंगे। जैसे सपोज दैट ये दिया है कि अगर उसको न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना है, तो जैसे हम नहीं कहते हैं कि 1s², 2s², 3s², तो जैसे 1s² ही ऑर्बिट में घूमेगा, फिर 2s² के ऑर्बिट में ही घूमेगा, या इसलिए 2p6 के ऑर्बिट में ही घूमेगा। तो यहाँ पर ये जो इसकी कक्षा हो गई वो यहाँ पर कैसी हो गई, एक निश्चित कक्षा में ही एक चक्कर लगाएगा। तो जब निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उन्हें स्थायी कक्षाओं में घूमेंगे। तो इसमें क्या है कि जो घूमते समय इसमें इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगा नहीं होगा। तो जब उत्सर्जन नहीं होगा तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो परमाणु की जो स्थायित्व है, यानी स्टेबिलिटी है, एटम स्टेबिलिटी, वो कैसी रहेगी, बनी रहेगी। यही यहाँ पर इन्होंने स्टेबिलिटी की बात कही है सेकेंड पॉइंट में, जो उन्होंने कहा है उनकी कमियों को यहाँ पर दूर किया। अब बात हम लोग करते हैं कि थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हेन द एटम्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब उन्होंने क्या है कि जब परमाणु है किसी कारणवश से बाहर से उसे ऊर्जा मिल जाती है, कि देन वन और मोर ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स लीव
इट्स ऑर्बिट एंड गोज टू सम हायर ऑर्बिट, जब उसे मान लीजिए कि अदर से एनर्जी मिल गई तो अब वही क्या करता है कि जो ऊंची कक्षा होती है उसमें वो जंप कर जाता है। हायर ऑर्बिट स्टे ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। कब तक रुकता है, समय कितना है उसका, 10⁻⁸ सेकेंड। एंड रिटर्न्स बैक टू लोअर ऑर्बिट, मतलब कितने समय बाद आ जाता है लोअर ऑर्बिट में, नीची कक्षा में, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। While returning back, the electron radiate energy in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. If the energy of electron in the higher orbit be E2 and that in the lower orbit be E1, then frequency nu of the radiate waves is given by h nu. H nu is equal to U2 minus E1. Nu is equal to E2 minus E1 upon H. This equation is called बोहर फ्रिक्वेंसी कंडीशन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें आप लोग कि जैसे यहाँ पर जो परमाणु से जो उत्सर्जन केवल तभी तक होता है जब तक वो इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है, मतलब उत्सर्जन तभी तक होता है, मतलब ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है। केवल निश्चित ही आवृत्तियों की तरंगें ही उत्सर्जित होती, निश्चित आवृत्तियों की तरंगें ही उत्सर्जित होती हैं। और जिसके निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो उसी से क्या होता है, यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम बनाता है। यहाँ पर बात किसकी हो रही, रेखीय स्पेक्ट्रम की। रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं कर पाई, यहाँ पर ही बता रहे हैं कि निश्चित आवृत्तियों में तरंगें उत्सर्जित होती हैं जिसके कारण रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है और तीक्ष्ण रेखाएं भी होती। इसी के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। और इसके बाद जो है बोहर मॉडल के बोहर साइंटिस्ट बोहर को इसी पर उनको सन 1922 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज इसी टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। और आपने रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ें और जितना पढ़ लें, जितना नोट कर लें, तो उसके बाद हमारा वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो आप गोल मिलकर जाएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद जो है अब हम आप लोगों से ये कह रहे हैं एक बात और कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को देखते रहें, चैनल को बराबर देखते रहें। उससे आपको हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट में हम आते रहेंगे। और आप ध्यान रखें, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर ये आपका चैनल प्यार देते हैं और प्यार देते रहेंगे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि फ़िज़िक्स में आपको अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल, जो भी हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक